हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं मार्च 2026 पेपर 32 से क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करूंगा। दिस इज ऑन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में कवर किया हुआ है, लेकिन एज यूजुअल स्टूडेंट्स को सबसे रिसेंट पेपर का जो क्वेश्चन है उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। बेशक वो प्रीवियस जो सेशंस हैं उससे ज़्यादा यूजफुल क्वेश्चन हो या उससे ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन हो या ना हो, जो सबसे रिसेंट क्वेश्चन होता है उस पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो इसलिए बना रहा हूँ। है स्टिल प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए अच्छा क्वेश्चन है। CM Club is a social club which is also runs a cafe for use by members. But the question is quite easier in comparison to the previous questions. The summarized bank account for the year ended December 2025 was as follows. तो सोशल क्लब में कैफे भी यूज करता है। तो कैफे के अगर आप देखें तो उसकी टेकिंग्स है, कैफे के ट्रेड पेबल्स हैं, और कैफे की पेमेंट है, और कैफे की सेल्स की थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, और सर्टेन एक्सपेंसेस कैफे में चार्ज करवाए जाएंगे, और कैफे की ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है। तो अब इसकी जैसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो प्रोबेबली इसका प्रॉफिट या लॉस को सेपरेटली कैलकुलेट कराएगा। सब्सक्रिप्शन है, बैलेंस ईडी है, लिक्विडिटी डिक्रीज हुई है और मैसिवली डिक्रीज हुई है तो ओवरड्राफ्ट है। कैफे सप्लायर्स, नॉन करंट एसेट, हीटिंग एंड लाइटिंग, बैंक इंटरेस्ट, क्लब मैनेजर सैलरीज, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑल सेल्स इन द कैफे आर मेड फॉर कैश। The cafe staff were paid 5200 out of these cash takings and the remainder was paid into the bank. तो ये कैफे की वेजेस है। तो कैफे की सेल से कैफे का ही एक्सपेंस पे किया होगा, तो ये कैफे के उसमें इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में आएगा। और उसने पहले कैश सेल से पेमेंट करी थी, फिर रिमेनिंग जो कैफे सेल्स का कैश है वो बैंक में डिपॉजिट किया था। तो अगर हम यहाँ देखें तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैश का नहीं है, तो डायरेक्ट वर्किंग से कैफे की टोटल सेल्स आ जाएंगी। अच्छा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द क्लब वर ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड पेबल है कैफे सप्लायर्स के, एक हीटिंग एंड लाइटनिंग के ओपनिंग क्लोजिंग एक्रूड है, क्लब हाउस में कोई चेंज नहीं है, इसका नो डेप्रिशिएट नहीं हो रहा। बाकी नॉन करेंट एसेट का कॉस्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। अब कभी ये नेटबुक वैल्यू देता है, कभी आपको कॉस्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देता है। तो जितनी अच्छी आपको डेप्रिसिएशन की नॉलेज होगी, इतना बेहतर आप इन कैलकुलेशन से डील कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, कैफे इन्वेंटरी। और अगर डेप्रिसिएशन आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है तो पहले आप लोग जो दूसरी कैलकुलेशन है उसके मार्क्स क्लियर करने की कोशिश करें। सब्सक्रिप्शंस का भी डेटा गिवन है, कैफे की ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री है। द क्लब डज नॉट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन द क्लब हाउस। देख के ही पता चला था, उसने बता भी दिया। अदर नॉन करेंट एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 10% per annum. A full year's depreciation is charged on assets acquired during the year. तो जब भी खरीदा फुल ईयर चार्ज होगा। एक्सपेंसेस चार्ज टू द कैफे और 1/3 ऑफ द टोटल डेप्रिसिएशन एंड 40% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ हीटिंग एंड लाइटनिंग। तो डेप्रिसिएशन का 1/3 और हीटिंग एंड लाइटनिंग का जैसे 40% कैफे में चार्ज कराएंगे। और कैफे के अगर आप हीटिंग एंड लाइटिंग के देखें तो ओपनिंग और क्लोजिंग एक्रूड दिए हुए हैं। तो पहले हमें टी अकाउंट बना के इसकी एडजस्टेड फिगर निकालनी है, जो SOPL वाली इनकम स्टेटमेंट वाली है। उसके बाद हमें फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कैफे में और क्लब में। ऑल सब्सक्रिप्शंस आर पेड इनटू द बैंक अकाउंट। सही है। तो लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज। प्रिपेयर द कैफे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये फेयर बनवा रहा है, वरना एट टाइम से डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांगते हैं, और ये आपको वर्किंग के तौर पे वर्किंग के तौर पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर ऐसी एक्टिविटी का ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। सही है, स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम कैफे सेल्स निकालेंगे, कैफे टेकिंग्स मीन कैफे सेल्स। तो हमें एडजस्टेड फिगर निकालनी होगी। तो जो 10,400 बैंक में डिपॉजिट किया है और उसमें से जो पेमेंट करी थी वो ऐड बैक कर दें तो ओरिजिनल कैश सेल्स का फिगर आ जाएगा कैफे का। तो 10,400 प्लस 5,200, तो ये हो जाएगा 15,600। इसके अलावा कैफे का ट्रेड पेबल या पीएलसी बनाना पड़ेगा। वर्किंग का टी अकाउंट है, इसे रफ रखिएगा। सप्लायर को पे किया 6410, यहाँ डेबिट होगा। डिफरेंस हमारी परचेजेज आ जाएंगी, 6410 प्लस 680 माइनस 990, तो 6100। इसके अलावा हमें नॉन करेंट एसेट्स की डेप्रिसिएशन निकालनी होगी। अब देखिए इसमें डिस्पोजल तो नहीं हो रहा, लेकिन एक तो न्यू उसने नॉन करेंट एसेट खरीदे जिसका फर्स्ट ईयर में कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और जो पुराने नॉन करेंट एसेट्स हैं उनका नेटबुक वैल्यू पे होगा। तो कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उससे इनकी नेटबुक वैल्यू आ जाएगी, उस पर चार्ज होगा। और जो नया है रेट क्या है इनका, 10%, उस पर 10% लग जाएगा, और जो नया है उसका कॉस्ट पे ही 10% लग जाएगा। तो ये हो गया 14,700 का 10% प्लस 1,800 का 10%। सही है, 1650 आ गया आपका। अब इसका 1/3 जो है वो कैफे को बिलोंग करेगा। तो ये होगा 550, बाकी क्लब को बिलोंग करेगा 1100। तो ये मैंने अभी कर दिया। इसके अलावा हीटिंग एंड लाइटनिंग का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, पहले हमें उसकी एडजस्टेड फिगर निकालनी है। तो 380 ओपनिंग है, क्लोजिंग 460 है, और हीटिंग एंड लाइटनिंग के लिए हमने पे किया 5420, तो वो यहाँ डेबिट होता है। तो 5420 प्लस 460 माइनस 380, तो ये 5500 हो जाएगा। अब ये जो हीटिंग एंड लाइटिंग एडजस्टेड आए 5500, तो कैफे में इसका 40% जाएगा। सही है, तो 5500 का 40% 2200, और फिर 5500 माइनस 2200 या 5500 का 60% निकाल ले, दैट विल बिलोंग टू द क्लब। जैसे वेजेस का कोई एक्रूड प्रीपेड नहीं है तो वो डायरेक्ट आएगा। सही है, तो हम कैफे का ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। कैफे टेकिंग से कैफे सेल्स भी लिख ले तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। तो ये है 15,600, सेल्स रिटर्न का ही नहीं है तो लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी उस पर खुद दी हुई है, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर आप लोग उसका सबसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देखना है जो 90 to 95% कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट्स कवर करता है,
और काफी क्वेश्चन इटसेल्फ भी कॉम्प्रिहेंसिव है, तो जून 23 मैंने अपने क्वेश्चन उसमें चैनल में किया हुआ है, तो आप लोग उससे रेफर कर सकते हैं। ये तो आप लोग की खुशी के लिए कर रहा हूँ मैं। परचेजेस 6100, और द कैरेज इनवर्ड है ना, परचेज रिटर्न है ना, गुड्स की ड्राइंग है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी बस अब। तो 390, 350 प्लस 6100 माइनस 390, 6060। माय बैड, ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अदर इनकम कोई इसमें है नहीं, तो डायरेक्ट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा। तो सबसे पहले 550 डेप्रिसिएशन, हीट एंड लाइट का 2200। हीटिंग एंड लाइटिंग 2200 है। और फिर कैफे की अपनी वेजेस उसने खुद दी हुई, कैफे स्टाफ पर पेड, तो उनको वेजेस ही दी होंगी। उसके अगर एक्रू प्रीपेड नहीं तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। बाकी सारे एक्सपेंसेस क्लब के, तो बस इतना ही होगा। 550 प्लस 2200 प्लस 5200, तो ये है 7950। तो ये कैफे का प्रॉफिट आ जाएगा 1590। ये तो हो गया। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। और अब देखें वर्किंग के आप लोग को स्पेसेस A2 में थोड़ी और आपको ज़्यादा देता है इन कंपैरिजन टू AS एंड O लेवल और IGCSE। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसके भी 6 मार्क्स है, ऑल्दो उसमें इतनी वर्किंग्स नहीं है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओवरऑल जो क्लब की इनकम्स और एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस है वो आते। तो सब्सक्रिप्शन ओवरऑल क्लब को बिलोंग करता है, उसकी वर्किंग होगी। हीटिंग एंड लाइटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वहीं से यूज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन भी ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके। और बाकी जिनके कोई एक्रू प्रीपेड नहीं दिए हुए, जैसे बैंक इंटरेस्ट है, वो एज इट इज आ जाएगा। क्लब मैनेजर सैलरी एज इट इज आ जाएगी। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट एज इट इज आ जाएगी। तो इतनी वर्किंग भी नहीं है इसमें, तो ये तो आराम से हो जाएगा। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट रिटर्न फेयर भी मांगता है, अब उसने फेयर नहीं मांगा है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप लोगों का रफ बनेगा। तो अगर फेयर नहीं मांगा तो रफ ही रखिएगा, अपना टाइम सेव कीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है इस पेपर में। तो जहां जहां हो सके, जहां पॉसिबल है, वो टाइम सेव करना है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर जो है वो एक्रूड इनकम, एक्रूड सब्सक्रिप्शन है, तो वो एसेट होता है, तो उसके डेबिट बैलेंसेस होंगे। सब्सक्रिप्शन एडवांस प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी होती है, तो वो क्रेडिट बैलेंसेस होंगे इस अकाउंट में। और सब्सक्रिप्शन जो बैंक में रिसीव किया 10,100 बैंक में डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट होगा। डिफरेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट आ जाएगा, जो यहाँ डेबिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगा एज इनकम। तो 300 प्लस 10,100 प्लस 1,200 माइनस 200 माइनस 800, सो दैट मेक्स इट 10,600। सही है, ये इनकम है, ये नहीं मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और कोई सच वर्किंग नहीं है, बस लिटरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप स्टार्ट कर, हम आराम से स्टार्ट कर सकते हैं।
और जैसे फॉर द ईयर एंडेड मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वो सीआई ने ऑलरेडी आप लोग के लिए लिखा हुआ होता है। तो उसमें कि इनकम्स आप किसी भी ऑर्डर में लिख दे, बस ये कि पहले इनकम्स आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपना कैफे प्रॉफिट ही दे दे। अगर ये लॉस होता तो एक्सपेंडिचर में आता। कैफे प्रॉफिट और सब्सक्रिप्शंस इनकम। और इसमें सच कोई इनकम नहीं है, बाकी एक्सपेंडिचर्स ही होंगे। तो इनकम्स का टोटल कर लेते हैं, 10,600 प्लस 1590, तो 12190। तो ये भी ज़्यादा हमारे वर्किंग से हो जाएंगे। जैसे क्लब के नॉन करंट एसेट्स का रिमेनिंग डेप्रिसिएशन 1100 है, और क्लब का हीटिंग एंड लाइटिंग है 3300। अच्छा। और बाकी एक्सपेंसेस कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। जैसे बैंक इंटरेस्ट है, तो बैंक इंटरेस्ट ओवरऑल क्लब का ही होगा, और तो ही ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट हो प्रोबेबली 190। तो क्लब मैनेजर सैलरीज, अगर एक कैफे के मैनेजर की सैलरी होती तो फिर ये वो कैफे के स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस पे जाती। ओवरऑल क्लब की तो यहाँ आएगी, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स। तो 1100 प्लस 3300 प्लस 190 प्लस 7000 प्लस 2440, 14030। तो अनफॉर्चुनेटली अब देखें यहाँ इनकम जो है वो कम है एक्सपेंडिचर से, तो यहाँ आपका डेफिसिट होगा। तो इसके प्रॉफिट लॉस को डेफिसिट कहते हैं। 12190 माइनस 14030, तो अनफॉर्चुनेटली डेफिसिट है। और एक और वर्ड फ्रेज भी यूज कर रहा होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ये वो यूज कर सकता है, इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चले, मेजर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हो गया। आजकल जैसे थ्योरी देनी होती है पूरी एसएफपी आ भी जाती है, लेकिन एट टाइम्स वो ये कर रहे हैं कि आपसे जैसे इक्विटी सेक्शन बनवा रहा है, या सिर्फ इक्विटी लायबिलिटी सेक्शन बनवा रहा है, या सिर्फ आपसे जैसे एसेट्स का सेक्शन बनवा रहा है। तो इसीलिए अगर जैसे क्वेश्चन में सफिशिएंट डेटा दिया हो तो मैं पूरा एसएफपी जबरदस्ती भी अपने स्टूडेंट से बनवाता हूँ, खुद भी बना रहा होता हूँ। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें नहीं दिया हुआ तो वहाँ नहीं बन सकती, और अगर बनवा रहा होता है क्वेश्चन तो जिन क्वेश्चन बनवा रहा होता है वो भी करवाता हूँ मैं। क्योंकि आजकल ये कि स्टूडेंट्स कह भी रहे होते हैं मुझसे, जब एसएफपी इतनी आई नहीं रही तो करने की क्या जरूरत है, आएगी नहीं, इतनी आएगी भी तो थोड़े मार्क्स की आई, फिर एकदम आ जाती तो फिर होती नहीं है। तो क्लब्स एक्यूमुलेटेड फंड, अब क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड निकालना है तो ये इक्विटी सेक्शन बना के निकलेगा। सही है, ये इसका पार्ट सी है। तो सबसे पहले तो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड निकालना होगा। तो अगर आप देखें तो उसने क्लब के ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज दिए हुए। तो मैं ये मेंशन कर दूंगा एटलीस्ट कि मैं ओपनिंग एसेट्स पे क्या ले रहा हूँ। तो बैंक तो नहीं लेंगे, ओवरड्राफ्ट है, ईयर बिगनिंग में भी ईयर एंड में भी। और
अमाउंट ओड टू कैफे सप्लायर्स ये लाइबिलिटी है, एक्रूड हीटिंग एंड लाइटिंग लाइबिलिटी है, क्लब हाउस आ जाएगा आपका 63,000। और ये जो बाकी नॉन करेंट एसेट्स है जिनका कॉस्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो उनकी नेट बुक वैल्यू दे दी है, और वो मैंने ऑलरेडी यहाँ निकाली थी 14,700 ये आएगा, क्योंकि एसएफपी में भी हम फाइनल जो है वो आपका ले रहे होते हैं नेट बुक वैल्यू, तो यहाँ नेट बुक वैल्यू यूज करनी है 14,700। और सब्सक्रिप्शन एरियर्स आपका एसेट है, और ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी कैफे की, और कुछ नहीं है। 63,000 प्लस 14,700 प्लस 800 प्लस 350, तो ये हो गया 78850। इसी तरह क्लब की ओपनिंग लाइबिलिटीज, तो उसमें आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा सबसे पहले तो, और अमाउंट ओड टू कैफे सप्लायर्स 990 कैफे के ट्रेड पेबल, एक्रूड हीटिंग एंड लाइटनिंग का ओपनिंग, और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। बस, तो लाइबिलिटीज बड़ी लिमिटेड है, 470 प्लस 990 प्लस 380 प्लस 300, तो यह है 2140। तो 78850 माइनस 2140 कर देंगे तो क्लब का ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड या ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड फंड इज द कैपिटल ऑफ इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब बस इक्विटी सेक्शन बना ले। और अब इसमें सरप्लस होता तो ऐड हो जाए, सोल रिटर्न की तरह बनता है, बस टर्मिनोलॉजीज एनपीओ की यूज करनी होती है। तो अब प्रॉफिट के लॉस की जगह सरप्लस या डेफिसिट लिखेंगे। अब डेफिसिट है तो ये कम करेगा आपके एक्यूमुलेटेड फंड को, सरप्लस होता तो ऐड होता। और कोई डोनेशन या ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है जो कि ऐड हो सकता था उसमें। 76710 माइनस 1840, तो दैट विल लीड टू 74। ये भी हो गया। और 4 मार्क्स इसलिए ओपनिंग कैपिटल निकाल दे कि आपके 2 मार्क्स है इसमें, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड। अब यहाँ तक मैंने कैलकुलेशंस कर दी, अब थ्योरी के पार्ट में जिसको इंटरेस्ट है वो ये वीडियो आके देख ले, वरना मैं टाइम स्टैम्प इस वीडियो में बनाऊंगा, तो जिन्हें बहुत थ्योरी कर ली है या जिन्हें जो कॉन्फिडेंट है इसको लेके, जिन्हें लगता है नहीं देखने की जरूरत है वो ना देखें। The club has had an overdraft facility with the bank for several years. The bank intends to withdraw that facility. Therefore, the managing committee wishes to improve the financial standing of the club. तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट करने नहीं देगा अब, तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स फर्दर वर्सन होंगी, तो उसके लिए कुछ सोच रहे हैं लोग। The club contains several rooms which have not been used for years. The managing committee is considering two options: to renovate the unused rooms and find a tenant for them, to sell the clubhouse and with the proceeds buy smaller premises. एडवाइस द मैनेजिंग कमेटी विच ऑप्शन शुड चूज दिस वन। अब से 5 मार्क्स को तो बहुत ज्यादा आप लोगों को लिखना नहीं है, इसको कोशिश करें क्वेश्चन की सिचुएशन से जरूर लिंक करें। तो आप लोग खुद देख सकते हैं, एक तो बिगनिंग में ओवरड्राफ्ट था और वो काफी बढ़ गया ओवरड्राफ्ट। तो अब जाहिर रेनोवेट करने के लिए आपको पैसा या अमाउंट चाहिए, ओवरड्राफ्ट से तो खर्चा नहीं है, बैंक तो वैसे ही खत्म कर रहा है ओवरड्राफ्ट आप लोगों का। तो ये किसके लिए, या तो लोन लेना पड़ेगा बैंक से, या फिर आपको मेंबर से लोन लेना पड़ेगा, या कोई एक्स्ट्रा मनी जनरेशन के लिए स्कीम स्टार्ट करनी पड़ेगी, फॉर इंस्टेंस लाइव मेंबरशिप। तो अभी क्लब के पास फंड्स ही नहीं है कि वो रेनोवेशन का काम अंडरटेक कर सके, और उसके लिए मजीद लाइबिलिटी लेनी पड़ेगी। और A2 के तो एक गियरिंग बढ़ेगी, उससे क्लब की वर्सन होगी, तो उससे भी प्रॉब्लम होगी। मगर इनसे भी रेंट इनकम भी होगी, तो रेंट इनकम जो एक तो आपके उसको डेफिसिट को सरप्लस में भी चेंज कर सकता है, वो डेफिसिट रिड्यूस एटलीस्ट रिड्यूस होगा, और उससे भी लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। लेकिन उससे ऑप्शन 2 देती लिक्विडिटी इंप्रूव नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शन 2 से तो जब मैसे काफ़ी
मेजर अमाउंट रिसीव होगा एक नॉन करंट एसेट को सेल करके, तो उससे काफ़ी लिक्विडिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ऑप्शन टू में ये क्लब की जैसे गियरिंग वर्सन नहीं होगी या लाइबिलिटीज नहीं बढ़ेंगी। अच्छा, हो सकता है इसके लिए टेनेंट फाइंड करना इतना इजी ना हो, टेनेंट फाइंड करने में टाइम भी लग जाए। मगर ऑप्शन टू में कि इट विल मूव टू स्मॉलर प्रेमिसेस, तो अगर फ्यूचर में क्लब के मेंबर्स इंक्रीज होते हैं या क्लब जो है ग्रोथ अचीव करता है, तो अगर उसे अपनी फैसिलिटी और सर्विसेज इंप्रूव करनी है या और एक्स्ट्रा सर्विसेज और एक्टिविटीज अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करनी है, तो उसमें डिफिकल्टी होगी, वो नहीं कर सकेगा ऑप्शन टू में फिर। और ऑप्शन टू से कि ओवरड्राफ्ट भी पे करना इजी हो जाएगा, लेकिन मैं ये भी कर सकता हूँ ऑप्शन टू में कि फिर इन स्मॉलर प्रेमिसेस को रेंट पे देके और कहीं और जो है वो और जगह रेंट पे लेके फिर वो अपना कर ले, अगर सर्विसेज एक्सपेंड करनी या इंक्रीज मेंबर्स को अकोमोडेट करना है। तो आई थिंक दैट्स गुड इनफ फॉर 5 मार्क्स। मैं राइटिंग भी कर देता हूँ, तो ये मैंने इसका आंसर लिख दिया है जो आपसे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस किए थे। तो ग्रीन कलर ऑप्शन वन के लिए, ब्लू कलर येलो कलर ऑप्शन टू के लिए, और ब्लू कलर से या ग्रीन ब्लू कॉम्बिनेशन कलर ये कुछ होता है तो उससे एडवाइस दे दी है मैंने। इस पे एक पॉइंट मैंने ये भी लिख दिया कि क्लब को ना थोड़ा सा वेट करके सेल करना होगा क्लब हाउस को। अगर वो रश में, डेस्परेशन में या जल्दी में, जल्दबाजी में उसको सेल करेगा, तो हो सकता है वो जितने उसकी वर्थ होनी चाहिए उससे कम पे सेल हो, तो वो भी क्लब के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैंने तो ऑप्शन टू एडवाइस किया, कोई मेजर उस वक्त का कैश का इशू, लिक्विडिटी का इशू इसी से सॉल्व हो सकता है। और इमीडिएटली क्लब एक्सेट्रा ग्रोथ अचीव नहीं करते, तो जब अगर करेगा या मेंबर्स इंक्रीज होंगे तो उससे क्लब डील कर सकता है फ्यूचर में। आप लोग ऑप्शन वन भी वैसे एडवाइस कर सकते हैं कि अगर जल्दी जगह टेनेंट मिल जाते हैं, रेंट पे जगह आपके रूम्स चले जाते हैं, तो उससे भी फिर जो अमाउंट आएगा उससे ओवरड्राफ्ट रीपे किया जा सकता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ये भी ऐड किया कि ऑप्शन टू में कि ओवरड्राफ्ट और उसका इंटरेस्ट जल्दी रीपे कर देगा, तो हो सकता है फिर बैंक आपका ओवरड्राफ्ट जो है फैसिलिटी खत्म ना करे, क्योंकि ऑप्शन टू से रिलेटिवली जल्दी पे हो जाएगा आपका ओवरड्राफ्ट। द मैनेजिंग कमिटी इज कंसिडरिंग अ चेंज इन पॉलिसी सच दैट सब्सक्रिप्शंस आर पेड बाय डायरेक्ट डेबिट। तो यानी तो मेंबर्स अब आपके बैंक अकाउंट में पे कर सकते हैं और प्लस उन्हें डायरेक्ट डेबिट से पे करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट डेबिट में इशू ये कि अगर एक तो मेंबर्स को बैंक अकाउंट से पे करना पड़ेगा, प्लस मेंबर्स को फिर बैंक को जो है वो बैंक डायरेक्ट डेबिट के सर्विस चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो मेंबर्स को एक्स्ट्रा एक्सपेंस पड़ेगा। और आपके सर्टेन मेंबर्स या ज़्यादा मेंबर्स हो सकता है मेजोरिटी वो कैश पे पे करना प्रेफर करें, वो बैंक अकाउंट से पे करना प्रेफर ना करें। तो ये कि आप उन्हें इतना फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस देंगे नहीं, तो दे माइट कंसिडर मेकिंग शिफ्ट और कंसिडरिंग स्विचिंग टू अ क्लब विच इज गिविंग मोर पेमेंट ऑप्शंस। तो ये प्रॉब्लम होगी इसमें। तो डायरेक्ट डेबिट से बैंक अकाउंट में रिसीव होगा, तो वो एक्चुअली सेफर होगा क्लब के लिए कि वो कैश में फ्रॉड होने के चांसेस कम होंगे, उसके थेफ्ट के चांसेस भी रिड्यूस होंगे, तो कैश जो है आपका मनी मनी जो है ज़्यादा सेफर रहेगा बैंक अकाउंट में, तो ये फ़ायदा भी है। और प्लस अगर मेंबर्स के बैंक अकाउंट पे बैलेंस लिमिटेड होगा तो उन्हें फिर डायरेक्ट डेबिट से पे करने में डिफिकल्टी होगी, बैंक करेगा नहीं, तो उस सेंस में पेमेंट डिले भी हो सकती है। तो बस 4 मार्क्स का है, 3 मार्क कोई 3 पॉइंट्स लिखते हैं, 1 मार्क्स एडवाइस। एडवाइस तो देनी नहीं, सो डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज है, तो बस कोई 4 पॉइंट्स रेस करने हैं आपको। तो मैंने पार्टी भी आप लोग के लिए आंसर कर दिया है। अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और एएस में जिन्होंने बैंक रिकंसिलिएशन प्रॉपर पढ़ा हुआ है और जिन्हें याद भी रखा हुआ है, तो वो और इजीली इसको आंसर कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट डेबिट की थ्योरी ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन में स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है, ओ लेवल आईजीसीएसई में भी और एएस में भी। और
और अगर बैंक रिकन्सिलिएशन नहीं पड़ा हुआ तो आपने खुद कोई बैंक से डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट डेबिट की पेमेंट फैसिलिटी यूज की हुई तो उससे आइडिया होगा, या आप तो नेट से देख सकते हैं कि बैंक्स डायरेक्ट पेमेंट फैसिलिटीज किस तरह ऑफर करता है, तो उससे भी आप आइडिया ले सकते हैं। तो ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए।